सर आपसे एक क्वेश्चन था। जैसे आज एक केस आया ऑटिज्म का हमारे पास, जो कि डायग्नोस्ड केस था ऑटिज्म का। उसकी एलोपैथिक दवाई ऑलरेडी चल रही थी। तो उसके काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट था। वो पूरे दिन रोने लग जाता था, रोता रहता था। अपने सिबलिंग से बहुत मार पिटाई करता था, बहुत मारता था। इवन अपनी मदर की भी नेक को दबा रहा था बार बार। ये सब चीज़ें, और उसको सस्पेक्टेड था कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। ये भी उसकी एक कंप्लेंट थी। उसके फिजिकल जनरल्स में भी उसको स्लीप बहुत अनरिफ्रेशिंग थी, ड्रूलिंग ड्यूरिंग स्लीप थी। साइकी में भी बहुत लड़ाई करता था अपने सिबलिंग से, और फाइट विद एल्डर सिस्टर। मदर की इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी मदर को स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा थे, और लंबार एनेस्थीसिया दिया गया था उनको उस वक्त जब वो डिलीवर कर रही थी। और मदर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वो थी उस वक्त पे। तो इस बेसिस पे आपने स्टाफ दी थी, मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन में। तो उसके क्या क्या पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे आपने स्टाफ प्रिस्क्राइब? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के डिजीज में या फिर इस तरह से जो एडीएचडी या जो बहुत सारा भी बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, ऐसे केसेस में मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है टू फाइंड समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ and correlate this with in more history of family history, and then correlate it with the present manifestation of symptoms of the patient कि उसके अंदर जो भी एक कॉमन फीचर्स है उसमें कोई चीज एग्जागरेटेड क्या है। ये अलग अलग जो भी आजकल इतना सारा जो अभी आजकल देख रहे हो यहाँ क्लिनिक पे ऑटिज्म के केसेस, वहाँ पे बहुत सारी चीजें तो एक डिस्टरबेंस है जो सब में है। अब ये भी देखोगे कि अगर 5-10 सिम्टम देख लें तो ये 10 सिम्टम सब में है, लेकिन उस 10 में से किसी में नंबर 1 सिम्टम बहुत एग्जैगरेटेड है, किसी में नंबर 10 बहुत एग्जैगरेटेड है, किसी में नंबर 5 बहुत एग्जैगरेटेड है। तो ये वाला पैटर्न्स को थोड़ा सा निकालना पड़ता है। अब इस एग्जैगरेटेड मैनिफेस्टेशन को उसके इंट्रायूट्राइन वाले जो भी एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस और कॉजेटिव फैक्टर्स मिल रहे हैं, सो कॉल्ड कॉजेटिव फैक्टर्स, बिकॉज दे आर नॉट द ट्रू कॉज, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटिंग कॉज। ट्रू कॉज उसका मैथमेटिक बैकग्राउंड होगा, जो तुम थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे। ट्रू कॉज उसके जेनेटिक इनहेरिटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक प्लेट बना हुआ है, और जिसमें बहुत सारे जो फैक्टर पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उस फैक्टर में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ओवर वैक्सीनेशंस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विद many type of substance abuse in parents. One of the factor is very strong and perverted lifestyle. बट ये सब भी एक डायरेक्ट ऑटिज्म को यहाँ पे लीड नहीं कर रहा, बट वो एक फैमिली में एक सॉइल बना रहा है। उसके बाद अगर आपको लाइफ के किसी स्टेज में, स्पेशली इन इंट्रायूट्राइन लाइफ स्टेज में, अगर वो हिट हो गया और उस पॉइंट पे हो गया, अब ये बिहेवियरल इशू चिल्ड्रन के अंदर आएगा। अब इस केस में जैसे भी पूछ रहे हो कि स्टैफ क्यों दिया है, स्टैफ का प्रेगनेंसी, अब देखो जब हमने बात किया इसको, तो इंट्रायूटेराइन लाइफ के केस में सबसे पहले मदर को पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी हो गई। ऑल ऑफ ए सडन कॉलिसिस्टाइटिस डेवलप हुआ। कॉलिसिस्टेक्टोमी कराने के लिए जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा रही थी, उस ऑपरेशन के दौरान उनको टेस्ट में और जो भी है उसके बाद उस टेस्ट से पता चला कि अरे 2.5 महीने का प्रेगनेंसी है। तो वो भी एक सरप्राइज मदर के लिए, और फिर ठीक है चलो कैरी कर लेते हैं। उसके बाद फैमिली में जो एक तरह से उस तरह से इतना सारा जो एक लीगल इंटरेक्शन हुआ, और उसकी फीलिंग क्या थी, गुस्सा और इंसल्ट, लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। फिर हमने उससे मदर से पूछा कि आप अपने इस इमोशंस को कैसे रिलैक्स करते हो, क्या वेंट आउट नहीं है, दबा ही रहता है, अंदर ही रखे रहते हैं, बहुत हुआ तो थोड़ा सा हस्बैंड से, अदरवाइज नो शेयरिंग। और
उस इंसिडेंस के बाद इसको जो एक इम्पॉर्टेंट बड़ा अच्छा सिम्टम निकल के आया, जिसको उसने कहा स्किन डिजीज, बहुत एक्चुअली स्किन डिजीज था नहीं, वो क्या था, इसको एक स्ट्रॉन्ग इचिंग हेयर एंड देयर पूरे बदन पे डेवलप हो रहा था, और वो इतना तेज हो रहा था कि वो स्क्रैच कर करके अर्टिकेरिया की तरफ वो निकल के जा रहा था। ये एक स्किन डिजीज नहीं था। इसको आप एक बार एलेंस की नोट में देखना एक बहुत अच्छा सिम्टम है स्किन के ऊपर, स्क्रैचिंग हेयर एंड देयर। यहाँ खुजाओगे तो यहाँ से छूट के यहाँ शुरू हो जाएगा, यहाँ करोगे तो यहाँ कहीं से कहीं शुरू हो जाएगा। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो इचिंग यहाँ हो रहा है ना, यहाँ हो रहा है, वो यहाँ रहा है, मैनिफेस्ट हम यहाँ यहाँ कर रहे हैं। और उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट को रिलेशन में देखते आओ, इस बच्चे के अंदर जब निकल के आया तो इसके अंदर भी देखो वो टेम्पर का कितना स्ट्रांग है, टेम्पर टेंटोरम का कितना स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन है। मार पीट वायलेंस ही, माँ को अभी देखो क्लिनिक पे बैठे बैठे जो चीज सामान मिल रहा है उसी से उठा के पीट रहा है, उसी को उठा के पीट रहा है। मतलब बारीकी सारे सिम्टम्स के अंदर ये एंगर वायलेंस वाला सिम्टम जो है उसके अंदर कितना मार्क्ड है। तो इसी तीनों के सिग्निफिकेंस को पकड़ते हुए हमने इसको एस्टाफिजिगेरिया का प्रिस्क्रिप्शन किया। और वही कहेंगे कि फर्स्ट इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन में हमारा सबसे ज़्यादा कोशिश होता है कि कुछ सिग्निफिकेंट मिले इंट्रायूटरन लाइफ और फैमिली हिस्ट्री में, तो हम सबसे पहले वहीं से काम शुरू करते हैं। फिर बाद में सब्सिक्वेंट प्रिस्क्रिप्शन में अभी कुछ टाइम के बाद अभी जब चलेगा, बिकॉज इसको हमने सेंटिसिमल में प्रिस्क्राइब किया है, तो आई विल वेट फॉर लॉन्ग मेनी मंथ्स, फिर कुछ चेंजेस आएंगे, देन आई विल गो फॉर। और इस केस में एक बार प्रिस्क्राइब करके हाथ बांध के बैठ जाओ, बहुत अच्छे से वेट करो, चेंजेस मिलते हैं। और यही वजह है कि आपने सुना भी होगा कि उसको उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने रेफ़र किया, क्योंकि उसके स्कूल के ऑलरेडी 3-4 बच्चे ठीक हो के गए हैं यहाँ से। ना हम प्रिंसिपल को जानते हैं, ना डायरेक्टली वो हमको जानती है, बट बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन स्कूल के कई सारे बच्चे ठीक हुए हैं, सो शी हैज़ रेफर्ड टू इट। तो इसमें एक तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए सही सिम्टम का सिलेक्शन करना, उसके बाद अच्छे से धैर्य रखना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टाइम पे अगर ये धैर्य नहीं रखते हैं ना, तो हम अच्छा मेहनत किया हुआ सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बस थोड़ा सा इम्पेशेंस की वजह से खराब कर लेते हैं।